टाइम मैनेजमेंट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस होता है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग वेट बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं बट उनकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-2 बजे सो रहे हैं, 3-3 बजे सो रहे हैं, Yes. फिर अगले दिन सुबह उठ के काम पे भी चले जा रहे हैं। मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट सुबह जल्दी उठने से आती है, जैसा कि हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं। फीमेल बॉडी पे भी टेस्टोस्टेरोन होता है। आजकल डाइटिंग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे तो वो पतले हो जाएंगे। लेटेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ना, वो काफ़ी सेफ है। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी तो काफी कमाल है, तो चलिए इसे और कमाल बनाते हैं कमाल जिंदगी के साथ। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक अमेजिंग और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो कि एक वेलनेस कोच है, न्यूट्रिशनिस्ट है और बॉडी पावर इंडिया की फिटनेस मॉडल भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करती हूँ दीपिका जी का। हेलो मैम एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। हाय उर्वी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबी कम्यूट करके आई हूँ, बट फाइनली आई थिंक इट्स एंड ऑल वी आर वर्थ लकी इट। दैट यू आर हियर। ओके, सो मैम आप कुछ बताना चाहेंगी कि आपने कैसे अपनी जर्नी की शुरुआत करी? तो मेरी फिटनेस जर्नी की जो शुरुआत है वो जी। आज से करीब 14 साल पहले हुई, व्हेन आई बिकेम अ मदर। एंड व्हाट स्टार्टेड एज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू फॉर माई सेल्फ, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैंने करीब 20 किलो वजन पुट ऑन किया था। और मेरा उस टाइम पे सिर्फ यही एक टारगेट था कि मुझे वापस फिर से प्री प्रेगनेंसी वाले शेप में आना है। बट उससे पहले मैं जो काम कर रही थी उसमें मेरे ओके। पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि जो एक हम्म। मॉम होते हुए मैं कर सकूं। तो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अदर करियर ऑप्शन। ओके। और जिस चीज़ की शुरुआत अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए हुई थी, उस चीज़ को फिर मैंने एज अ करियर देखना शुरू किया। एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड कंडक्टिंग क्लासेस फॉर अदर। ओके। लेकिन वो सिर्फ एक पहला माइलस्टोन था। तब तक मेरी जो फिटनेस की नॉलेज थी वो उतनी थी कि जो मैंने ट्रेनिंग्स ली उनसे आ हम्म। गई, सर्टिफिकेशन की उनसे आ गई। जो एक डीपर नॉलेज थी फिटनेस की, या एक्चुअल फिटनेस क्या होती है, वो मेरे ख्याल से 2013 में मेरे पास आई, जब मैंने अपनी डिस्क इंजर कर लिया। आई हैड अ ओके। डबल डिस्क इंजरी। और उस टाइम पे इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। तो खड़ा होना, बैठना, लेटना, हर चीज, एवरीथिंग वाज पेनफुल। हम्म। तो उस टाइम पे फिर मैंने बाकी सारे उससे पहले क्या होता था कि मैं बहुत सारे अलग अलग किस्म के वर्कआउट्स कराती थी। आई वाज आल्सो जुम्बा इंस्ट्रक्टर, आई वाज ओके। आल्सो टीचिंग हाई इंटेंसिटी इंडोर स्पिन बाइकिंग। हम्म। तो मतलब बहुत ही हाई एनर्जी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही हाई स्ट्रेस वाले वर्कआउट्स। बट जब मेरा खुद का शरीर इंजर हो गया, देन आई कंप्लीटली पिवटेड एंड गॉट इनटू योगा। और ओके। उससे अपनी बॉडी भी हील हुई। और आई थिंक उस वक्त आई ऑल्सो डेवलप द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्चुअली फिटनेस। ओके, ये तो काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है। मतलब आफ्टर इंजरी ऑल्सो आपने उस चीज को कंटिन्यू रखा। तो मैम इस फील्ड में आने की आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? क्योंकि हर मतलब चीज जो हम करते हैं उसके लिए एक स्पार्क की जरूरत तो होती ही होती है। तो वो आपकी लाइफ में क्या था कि एक टर्निंग पॉइंट बन गया आपकी लाइफ का वो? जैसे ज्यादातर जो मैरिड वुमेन होती हैं, स्पेशली यस। मदर्स, दिस इज फॉर द मदर्स, तो ऐसा सोचती हैं कि भाई बच्चा हो गया, हमारी जिंदगी खत्म, हम्म। अब तो बस हमें बच्चा पालना है, अब पूरा टाइम हमारा इसी में चला जाएगा। बट फॉर मी आई थिंक माई किड हैज बीन अ ब्लेसिंग। उससे पहले ठीक है, आई वॉज ऑलवेज वर्किंग बिफोर दैट ऑल्सो, लेकिन एक अपनी हेल्थ और फिटनेस को सीरियसली लेने वाला जो एक ट्रिगर होता है, यस। वो तभी आया व्हेन आई बिकेम अ मदर। ओके। सो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। ओके। और बाकी फिटनेस वाइज अगर देखेंगे तो प्रॉब्ली आई एम ब्लेस्ड विद गुड जीन्स, क्योंकि मैं बचपन से कभी भी अनफिट नहीं थी, सो टू से। आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, आई वाज इनटू फिजिकली भी बहुत एक्टिव थी, ट्रैकिंग हम्म। वैकिंग करना पसंद था। लेकिन फिटनेस को एक बहुत ही सीरियस तरीके से लेना मैंने उस वक्त शुरू यू आर स्टिल वेरी फिट, वेरी फिट। किया। लेकिन थैंक आपसे कभी किसी ने बोला है दैट यू लुक लाइक अनुष्का शर्मा? यू। बिकॉज यस। मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार शी इज अ डॉपलगैंगर ऑफ अनुष्का। मतलब आई हैव शोन इट टू माय कलीग्स आल्सो। मैंने कहा शी इज कमिंग, सो यू आर लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू।
तो आप कुछ ऐसी टिप्स देना चाहें जो लोग अपनी रोज की लाइफ में डाइट के रूप में उसको यूज कर दें, क्योंकि आजकल डाइटिंग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है एंड पीपल थिंक कि हम लोग कुछ नहीं खाएंगे या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे तो वो पतले हो जाएंगे, बट उनको एक्सरसाइज भी करना उतना ही जरूरी है। तो आप इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना मेरा सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट ही इस शब्द से आ जाता है जब कोई डाइट बोलता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमको माइंडफुली खाना चाहिए और ये सोच के खाना चाहिए कि ये खाना हमारे शरीर को नरिश करने के लिए, सिर्फ हमारी जुबान को नहीं। तो जब हम उस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे तो हमारी जिंदगी से ये जो डाइट वर्ड है ना, जो स्ट्रेस दे देता है, वो बाहर निकल जाए। ठीक है, हम अच्छा होगा कि हम इसको मील प्लानिंग बुलाना शुरू करें। तो मील प्लानिंग गिव्स अ वेरी पॉजिटिव नोशन कि भाई मैं ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, और बैलेंस डाइट खाएं और एकदम समय समय पर खाएं, क्योंकि ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने फायदे होते हैं, लेकिन ये सब चीजें एक बहुत ही ट्रेंड की तरह आती हैं और फिर सडनली एक नया ट्रेंड आता है जिसमें कहते हैं कि नहीं भाई, अब तो साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कार्डियक डिजीजेस हो रही है लोगों को लॉन्गर रन में, क्योंकि ये अभी रिसेंटली रिसर्च आई थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करने से आपके हार्ट हेल्थ पे फर्क पड़ता है। तो आपको किसी भी ऐसे ट्रेंड में बहने की जरूरत ही क्यों है? जो हमारी एज ओल्ड विजडम है कि हमारी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसी पे हर कोई स्टिक करे। अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाएं। जैसे कि आप अगर एक वुमेन है और आपका वजन मान लीजिए 60 किलो है, तो आपको 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। तो यानी कि 48 ग्राम आप प्रोटीन हर रोज खाएं। अगर आप मैन हैं तो आप 60 ग्राम प्रोटीन हर रोज खाएं, उसको 3 मील में डिवाइड कर लें, है ना। और आज के टाइम में तो गूगल पे आप किसी भी फूड का लिखो कि इसमें कितना प्रोटीन है, वो फट से बता देता है। एग्जैक्टली। बट ये जो यूथ है ना, इसको समझ में नहीं आता। मतलब मैं भी एक यूथ का ही हिस्सा हूँ तो हम लोग एक बोल मैगी खा लेंगे, बट वो एक बोल में काफी चीजें डिवाइड करके वेजिटेबल्स वगैरह इंक्लूड करके अपनी डाइट में नहीं खाएंगे। बहुत तो आपने ये भी देखा होगा कि घर में मम्मी ने लौकी बना के रखी है पर उनको तो मोमोज ही खाना है। तो अब उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, व्हाट दे कैन डू? देखिए, मेरा भी टीनेजर बेटा है, 14 साल का है, और मैं भी इस स्ट्रगल से ऑलमोस्ट रोज गुजरती हूँ। बट फॉर्चुनेटली मैंने उसको एक चीज समझा दी है कि आपके डाइट में सारे फूड ग्रुप मौजूद होने चाहिए। आप खा लो मोमोज, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपको जब आप अपनी प्लेट में कुछ देखते हैं, जैसे आपने कहा मैगी, तो आपको एक बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए कि ये किस फूड ग्रुप में फिट होती है मैगी। जैसे मैगी है तो वो मैदे की बनी है। मैदा क्या है? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई गेस। मैदा कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है शरीर में? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। तो मान लीजिए आपको रनिंग पे जाना है, आपको एनर्जी चाहिए, आपने खा ली मैगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मैगी खा ली, आपको पता है कि उसमें कोई फाइबर नहीं है, तो फाइबर डिप्राइव्ड फूड है, तो वो आपको इंसुलिन स्पाइक देगा शरीर में। पर अगर आप उस इंसुलिन को रनिंग करके फ्लैट कर सकते हैं स्पाइक को, तो आप खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको एडवोकेट नहीं करती, पर मैं कहती हूँ कि आप उस चीज के अराउंड कैसे वर्क करते हैं। तो इसलिए आइडेंटिफाई करिए कि आपकी जो प्लेट है उसमें जो खाना बैठा है वो किस किस फूड ग्रुप में फॉल करता है। जैसे मैगी मैंने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट है। आप मोमोज खा रहे हैं, मोमोज का जो शेल है मैदे का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके अंदर आपने क्या डाला? पनीर डाला, प्रोटीन है, गुड। चिकन डाला, प्रोटीन है, गुड। तो आपको पता लग गया कि ठीक है, मेरा यहाँ से प्रोटीन आ गया। लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, प्रोटीन खा लिया, फाइबर किधर है आपकी डाइट में? और फाइबर किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? फाइबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आगे चल के ये सब चीजें खाने से डायबिटीज ना हो, क्योंकि जितना आप बिना फाइबर का मैदा, आटा, ये सारी चीजें खाएंगे, उतना ही आपका बॉडी का जो शुगर है, ब्लड शुगर, वो उतनी ही रैपिडली अप डाउन होगा। और उससे बॉडी की जो शुगर सेंसिंग मैकेनिज्म होती है, अगर उसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो कोई भी स्विच को अगर आप बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं तो वो स्विच खराब होगा ना। तो आपकी बॉडी की वो शुगर सेंसिंग मैकेनिज्म खराब हो जाएगी। इसलिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डाइट में फाइबर। ओके, बट काफी सारे जो डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो यही आजकल लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप
व्हाइट शुगर को और मैदे को तो डिस्कार्ड कर दीजिए बिल्कुल अपनी मील में से। तो ऐसा क्यों है, मतलब क्या रीजन है उसके? मैं उस व्यू को भी चैलेंज करना चाहूंगी, क्या हम कर सकते हैं सच में ऐसा? आई गेस नहीं नो, कर इट्स सकते, डिफिकल्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप हर चीज को बहुत ही सप्रेस करने की कोशिश करें कि मैं ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा, आई जस्ट लाइक वेयर अ ब्लाइंडर, और मैं तो ऐसे घोड़े की तरह चलूंगा, वो लॉन्गर रन में पॉसिबल नहीं होता है। आई टेल यू वाई, क्योंकि हम एक अर्बन सेटअप में रहते हैं, हमारे आसपास पचासों रेस्टोरेंट हैं, हमें लगता है कि यार हमने पूरे हफ्ते मेहनत की, तो चलो वीकेंड पे हम रेस्टोरेंट में चल के खाना खा लेते हैं। अब आपको क्या लगता है, रेस्टोरेंट में वो मैदा नहीं डालेगा या वो चीनी नहीं डालेगा, या आपका बर्थडे है आप उस पे केक कट करोगे तो चीनी नहीं डालोगे, तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। और मैं इसलिए ऐसा मानती हूँ कि ठीक है आप थोड़ी बहुत चीनी डाल दो, लेकिन हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखो कि फाइबर जरूर हो उस चीनी को स्लोली एब्जॉर्ब कराने के लिए। जैसे कि आपने केक बनाया बर्थडे पे, तो चीनी तो उसमें पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आप उसमें बहुत सारा कैरेट डाल दो या उसमें वॉलनट्स डाल दो, उसमें हेल्दी फैट्स डाल दो, क्योंकि फैट्स और फाइबर दोनों ही शुगर की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करेंगे। तो इंक्लूसिव डाइट होनी चाहिए ताकि वो चीट ना करना पड़े आपको। हाँ, ये तो आपने सच कहा, क्योंकि आजकल फिर अगेन इट कम्स टू डाइटिंग, तो लोग डाइटिंग की जब बात करते हैं ना, जैसे आज तो मेरा चीट डे है, आई ईट पिज्जा, और वो उस एक दिन में इतना सब खा लेते हैं कि उनके पिछले एक हफ्ते की या 15 डेज की मेहनत खराब हो जाती है, पानी फिर जाता है। तो उन लोगों के लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहें, क्योंकि वो काफी ज्यादा ये ट्रेंड में है चीज, तो आप कुछ बताना तो मैं उन लोगों से ये एक सवाल पूछना चाहूंगी कि डाइट में तो आप बोलते हैं कि हफ्ते में एक दिन चीट करना चाहिए, Yes. रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, इसमें क्या विचार है आपके? मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मेरा रिलेशनशिप तो बहुत ही स्टाइफलिंग है, मैं तो बंद के रह रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन चीट कर लेता हूँ? ऐसा विचार नहीं आता ना मन में। तो हमारी डाइट भी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी डाइट को इंक्लूसिव बना रहे हैं, अपनी डाइट को इंक्लूसिव बना रहे हैं, हमको हर एक फूड ग्रुप मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि जब आपका हाइड्रेशन कंप्लीट होगा, आपकी बॉडी को आप इनफ विटामिन दे रहे हैं, इनफ फाइबर दे रहे हैं, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको चीट मील करने का मन करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव माई एग्जाम्पल, मेरी डाइट बैलेंस्ड है, मैं पूरे दिन पानी पीती रहती हूँ। हाँ, उसका एक फ्लिप साइड भी है कि फिर पूरे दिन टॉयलेट भी जाना पड़ता है, बट आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। मैं अपने मल्टीविटामिन भी लेती हूँ, मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स खाती हूँ। मतलब मेरा ऐसा कोई भी मील नहीं होगा कि जिसमें या तो फ्रूट्स ना हो या वेजिटेबल्स ना हो। तो उसका फायदा क्या होता है कि अगर मेरे सामने आप पिज्जा भी रख दोगे, मेरा मन ही नहीं करता उसको टच करने, बिकॉज आई नो दैट आई डोंट नीड, माई बॉडी इज नॉट आस्किंग फॉर इट। तो ऐसा होता है। सो आई थिंक अगर आप लोग अपनी डाइट बैलेंस रखेंगे तो आपका खुद से मन ही नहीं करेगा। और ये चीट डाइट वाला तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा खराब है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो ऑल और नन प्रिंसिपल पे चलता है। मतलब हमें लगता है कि सुबह मान लो हमने कुछ गलत खा लिया, तो लगता है यार अब तो डाइट टॉस हो ही गई है, चलो पूरे दिन अब गलत ही खाते हैं। तो फिर वो करना ही नहीं चाहिए, यू शुड नॉट गो डाउन दैट रैबिट होल। आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है काफी सारे लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी अब कि हाँ, उनको कैसे अपनी डाइट को बैलेंस करके रखना चाहिए। अब बात आती है स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस जो है बहुत ही आजकल कॉमन चीज है। इफ यू आर वर्किंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और इफ यू आर अ जॉब पर्सन, या आप एक स्टूडेंट भी हो, आपको किसी ना किसी चीज का अपनी लाइफ में स्ट्रेस जरूर रहता है। तो लाइक आप योगा भी करते हो एंड मेडिटेशन वगैरह भी करते हो, तो आप बताना चाहोगे कि कैसे उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जा सके? इसमें एक आई विल स्टार्ट विद अ लिटिल फैक्ट हियर कि जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। और स्ट्रेस जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब है पॉजिटिव स्ट्रेस, जो आपसे चीजें करवाता है। मान लीजिए जैसे आजकल बच्चे बोलते हैं एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस। तो अगर वो इतना सा भी स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो आप पढ़ाई नहीं करो। तो उसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। मतलब मुझे पता है कि एक स्लिपरी स्लोप है, उस पे मेरा पैर फिसलेगा तो मैं गिर जाऊंगी, इसलिए मैं हैंड रेल पकड़ के चलूं,
तो मैं हैंड रेल क्यों पकड़ रही हूँ, क्योंकि वो यू स्ट्रेस ने मेरे दिमाग को बोला कि भैया बी केयरफुल, बी अलर्ट। एट द सेम टाइम जब हम उस स्ट्रेस के साथ अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से डील नहीं करते, तो वो स्ट्रेस जो है वो डी स्ट्रेस बन जाता है। यहीं पे टेकिंग अगेन द एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल, जब आप अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे, टाइम से पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे, तो वो यू स्ट्रेस को आपने समय दिया डी स्ट्रेस बनने के लिए। अब कल आपका एग्जाम है, आपने आज तक पढ़ाई करी नहीं है, तो आप फिर पैनिक करोगे, राइट? तो इसलिए हमें, आई थिंक सबसे बड़ी जो स्किल काम आती है ना स्ट्रेस को मैनेज करने में, वो एक है माइंडफुलनेस और दूसरी है टाइम मैनेजमेंट। जब आप किसी भी चीज को माइंडफुली करते हैं, तो आपको पता होता है, you are aware that okay, I am mindfully studying, I am aware that I have to study this much more and given my speed मुझे इतना टाइम और लगेगा, तो आप फिर उसको। एंड सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं टाइम मैनेज करने की, तो आप अपने दिन भर की चीजों की लिस्ट बनाइए और फिर आप देखिए कि उसमें से कौन सी चीज है जो अर्जेंट है, राइट, और कौन सी चीज है जो अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फोन पे बैठ के रील्स देखना अर्जेंट नहीं है, यू कैन डू इट व्हेन यू आर लेट्स से इन द कार ड्राइविंग, नॉट ड्राइविंग बट सिटिंग इन द पैसेंजर सीट। तो इस तरह से अपने दिनचर्या में, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको एक दिन में क्या क्या करना है, ड्यूटीज आपकी, और एंटरटेनमेंट भी, और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, एंड देन यू divide it into different parts, something which is urgent and needs to be done right now, right? Then there are things that are important but they are not urgent, you can do them later also. For example, getting a haircut is important for grooming, but you can do it tomorrow also. अगर आपका कल एग्जाम है तो आप जरूरी नहीं कि जाके आज ही। So there is urgent and important जो आप immediately करेंगे, then there is important but not urgent जिसे आप थोड़ी एक आध 2 दिन बाद भी कर सकते हैं। एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नीदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रोलिंग एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, यू कैन, एवरीबडी कैन थिंक फ्रॉम देयर लाइफ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी हम उनमें इतना टाइम अपना गंवाते चले जा रहे हैं। तो उससे फिर लाइफ का स्ट्रेस अपने आप कम होता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट सुबह जल्दी उठने से आती है, जैसा कि हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं। जैसे मैं भी एक यूथ में ही आती हूँ, तो मुझे लगता है जेनजी, यस, कि अगर छुट्टी है देन आई स्लीप होल डे, लेकिन फिर मेरा बाकी जो काम होता है वो सब डिले होता चला जाता है। टाइम मैनेजमेंट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो स्लीप आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन ये कहा जाता है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मतलब मुझे लगता है कि स्लीप साइकिल जो होती है उसके मैनेजमेंट में काफी सारे आपको पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं। कोई कहता है आप 4 घंटे सोओगे तो इट इज इनफ फॉर यू, कोई कहता है यू हैव टू टेक 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है? स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो 4 घंटे की नींद इनफ नहीं है। अगर हम बायोलॉजिकली देखें, एंड आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो जो भी मैं कह रही हूँ इट्स साइंस बैक। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन सेक्रीशन होता है वो 4 घंटे की नींद में नहीं होता है। आपको 7 घंटे की तो मिनिमम नींद चाहिए। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन का काम है हमारी बॉडी में जितना भी सेल डैमेज हुआ है, टिश्यू डैमेज हुआ है, सब कुछ ग्रोथ हार्मोन रिपेयर करेगा। आपके बाल लंबे होने, नाखून लंबे होने, स्किन की रिपेयर होनी है, वो सब ग्रोथ हार्मोन करेगा। 4 घंटे की स्लीप में वो पॉसिबल है। तो 7 घंटे तो नींद चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे हो तो बहुत अच्छा। और अब के टाइम में जितने भी आप देखिए, जितने भी लोग एज रिलेटेड उस पे काम करते हैं, और मैं भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डालती हूँ वेर इन आई टॉक अबाउट हाउ यू कैन एज मोर ग्रेसफुली, इंस्टेड ऑफ कि अभी तो 2 साल पहले तक अच्छे भले लग रहे थे, अब एकदम से। और आजकल जो एंटी एजिंग वाली बात होती है, तो एंटी एजिंग में स्लीप का बहुत बड़ा रोल है। तो यू कैन नॉट डू अवे विद 4 आवर्स। और हम जब यंगर होते हैं, व्हेन आई वाज योर एज, तो तब मुझे भी ऐसा लगता था यार क्या है पार्टी करो। 2-2 बजे सो रहे हैं, 3-3 बजे सो रहे हैं, फिर अगले दिन सुबह उठ के काम पे भी चले जा रहे हैं। वो सब किया, लेकिन इन द लॉन्गर रन यू कैन नॉट कीप डूइंग दैट। वो आपकी हेल्थ पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है। बहुत इफेक्ट डालता है, आपकी हर एक चीज अफेक्ट हो जाती है उससे, क्योंकि सर्काडियन रिदम आपका बिगड़ जाता है।
और लड़कियों के लिए तो ब्यूटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. वी डोंट वांट डार्क सर्कल्स, राइट? सो दीपिका जी, आपके हिसाब से मेडिटेशन और माइंडफुलनेस स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट? बहुत ज़्यादा। आई थिंक हम जब बड़े हो जाते हैं और जब हमें वर्क का प्रेशर आना शुरू होता है, तब हमें लगता है कि हमें मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए या हमें माइंडफुलनेस चलो सीख लेनी चाहिए। बट एक्चुअली इफ यू आस्क मी, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। यस. जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट वे वे बैक। छोटे बच्चे होते थे, उनको आश्रम में भेज दिया जाता था और आश्रम वाली लाइफ जीते थे वो, ये वाली लाइफ नहीं कि जहाँ टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रैक्शन है, सब कुछ है। तो ऑटोमेटिकली वो लोग माइंडफुली चीजें करना सीख जाते थे। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन ने तीर चलाना किस उम्र में सीखा? ही वॉज अ किड, राइट? एकलव्य भी बच्चा थे, ही वॉज ऑल्सो अ किड। एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था उनके गुरु ने, राइट? तो और धनुर्धर बनने के लिए तो माइंडफुल बनना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव दैट फोकस, यू कैन नॉट बी अ धनुर्धर। तो माइंडफुलनेस टास्क को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए भी जरूरी है, और किसी भी मोमेंट में अपने आप को प्रेजेंट रखने के लिए, खुश रखने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हमको स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस तब होता है जब हम अभी नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचने लगते हैं, तब हमें स्ट्रेस होता है। अगर मैं और आप इस मोमेंट में हैं और हम 100% इसी मोमेंट में हैं, हमारी पांचों सेंसेस इसी मोमेंट में है, तो हमें स्ट्रेस कभी हो ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की सबसे अच्छी टेक्निक जो मुझे लगती है, वो 5 4 3 2 1 ही मुझे लगती है। क्योंकि इसमें हम अपनी पांचों सेंसेस को एक एक करके एंगेज करते हैं और इमीडिएटली इट सॉल्व पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, स्ट्रेस। आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है फीमेल्स में पीसीओएस एंड पीसीओडी. तो लाइक यू प्रमोट योगा एंड यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप क्या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाके उन चीज़ों को बैलेंस कर सके? बिकॉज आई डोंट थिंक कि इन चीज़ों का कोई क्योर आया है अभी ठीक से, तो कुछ बताना चाहिए. तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है पीसीओएस और पीसीओडी का? लाइक मुझे तो लगता है कि हमारा जो खान पान है, हाँ, उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, और फिर आपके पीरियड्स ठीक से नहीं हो पाते हैं एंड यू फेस प्रॉब्लम, वेरी मच प्रॉब्लम्स. आप वेट गेन कर लेते हो, आपको एक्ने बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी फेस करनी पड़ती है. एंड ये भी कंसिडर किया जाता है कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और पीसीओडीज, तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? पीसीओडी का जो फुल फॉर्म है, उसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। अब उसमें जो सिस्ट वर्ड है वो क्या है? वो एक्चुअली एक एग ही है। ओके. जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें क्या है, हमारी ओवरीज में तो बहुत सारे एग्स होते हैं। मेरा फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, वो बहुत सारे एग्स लेकर पैदा होती है। व्हेन वी हिट प्यूबर्टी, तो हर महीने एक एग मैच्योर होता है, ओवरी से रिलीज होता है, नीचे आता है फलोपियन ट्यूब से होते हुए, यूट्रस में बैठा इंतजार करता है। स्पर्म मिलेगा, बेबी बन जाएगा, स्पर्म नहीं मिलेगा, पीरियड्स आएंगे, बाहर निकल जाएगा। अब ये एग अगर आपका एक लेवल तक बड़ा हो गया, बट वो ओवरी से रिलीज नहीं हुआ, वहीं बैठा रह गया, तो फिर वो सिस्ट बन जाता है, राइट? अब पॉलीसिस्टिक ओवरी का क्या मतलब है कि आपकी ओवरी जो है वो थोड़ी सी स्लगिश हो गई है, उसको जो करना चाहिए, जो उसकी ड्यूटी है, वो नहीं कर पा रही। किसी भी इंटरनल ऑर्गन के साथ स्लगिशनेस जो होती है वो कब आती है? वो तब आती है जब हम अपने आप को स्लगिश हो जाने देते हैं, राइट? जैसे हमारा हार्ट है, जितने भी लोगों को हार्ट रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, अनलेस इट्स अ जेनेटिक इशू, जैसे कई लोग होते हैं जो जेनेटिक हार्ट डिजीजेस के साथ पैदा हुए होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो एक सर्टेन एज में आते हैं और उनका हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। वो कब होता है? जब आप स्लगिश हो गए, ना तो अपने डाइट का ध्यान रखा आपने, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो रहा है आर्टरीज में, आपने परवाह नहीं की। सिमिलरली ओवरीज भी आपकी तब स्लगिश होती हैं जब आप स्लगिश हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते। अगेन यहाँ पे वो जो बिना फाइबर की कार्ब्स है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो ऑन ऑफ करके स्विच खराब कर दिया आपने, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ,
इंसुलिन रेजिस्टेंस से ओवरीज को भी फर्क है, पूरी बॉडी अफेक्ट होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवरीज पीसीओडी को ठीक करने का सबसे बेटर तरीका, सबसे अच्छा तरीका और ओनली तरीका क्या है, वो है एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्थ। इट इज नो रॉकेट साइंस। डॉक्टर्स कई बार चीजों को घुमा फिरा के रॉकेट साइंस बना देते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप थ्रू एंड थ्रू अपने आप को एक्टिव रखें, टाइम से एक्सरसाइज करते रहें और अपना टाइम टू टाइम खाना खाते रहें, ये फैट डाइट्स के बहाव में ना रहें, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम ये सब होगी ही नहीं। क्या ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं कि जैसे जो फीमेल्स होती हैं वो यूजुअली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेती हैं और वो कॉन्टिन्यूअसली उन पिल्स का यूज़ करती रहती है, तो क्या उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट करती है इन चीज़ों से भी? जो अभी लेटेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, वो काफी सेफ है, तो ओके। उससे पीसीओडी पीसीओएस होने के चांसेस नहीं है, हम्म। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, वो ओवरीज को थोड़े दिन के लिए रिलैक्सेशन मोड में भेज देते, बोलते भैया तुम एग प्रोड्यूस ही मत करो, ओके। रहने दो। तो इनफैक्ट कई लोगों को पीसीओडी को सॉर्ट करने के लिए डॉक्टर्स कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे डाल देते हैं कि ना एग ओके। बनेगा ना सिस्ट बनेगा। बट अगेन पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सरसाइज और डाइट से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के थ्रू। बट हाँ, ओके। कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ है वैसे। थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अभी भी वेट गेन होता ही है कॉन्ट्रासेप्टिव हम्म। लेने से। आपके जो अच्छा फीमेल बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन होता यस। है, ओके। तो कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से वो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ऊपर नीचे होता है, तो साइड हम्म। इफेक्ट्स होंगे बिकॉज इट्स अ हार्मोनल पिल, यस। so it is going to interfere with the hormone. आजकल जो लोग हैं ना वो जैसे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से और आपने जैसे बोला ये कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से भी लोग वेट बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं एंड दे थिंक कि हम जिम जाएंगे, फिर वो जिम जाते भी हैं बट उनकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोग फिर थक जाते हैं, हार जाते हैं, दे थिंक कि ठीक है इट्स गोइंग ऑन तो लेट इट बी। तो आप उनके लिए कुछ ऐसा सजेशन देना चाहें? देखिए अगर आप जिम जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा वेट नीचे नहीं जा रहा है, हम्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने आप को ये बताना है कि फिटनेस का सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट ये नहीं होता कि आपका वेट कम होना चाहिए। ये। फिटनेस के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि ओवरऑल बॉडी में एनर्जी बेटर फील होना, कुछ आपके उठाने की स्ट्रेंथ बढ़ जाना। तो अपने आप का माइंडसेट एक पॉजिटिव जोन में रखने के लिए आप इन चीज़ों को नोटिस करिए। सिर्फ अगर आप वेट गेन पे या वेट लॉस पे फोकस करेंगे ना, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत जल्दी आएगा। हाँ। एंड फीमेल्स के लिए स्पेशली वेट लूज करना आसान नहीं होता है। मेन एग्जैक्टली। हैव टेस्टोस्टेरोन मच मोर देन अस, तो वो हम्म। तो फटाफट मसल बनाते हैं, मसल बनती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, वेट कम हो जाता है। फॉर यस। वुमेन इट्स नॉट दैट इजी। बट हाँ, वेट कम करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पर्सनल लेवल पे काम करके वेट नहीं कम कर पा रहे, तो ये। प्लीज गो टू एन एक्सपर्ट, गो टू अ डाइटिशियन, हम्म। गो टू अ फिटनेस कोच, अ वेलनेस कोच, एंड देखिए कि क्या व्हाट इज रॉन्ग इन योर बॉडी, क्यों नहीं वजन कम हो रहा है। और डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्प आउट देयर। अगर आप सीख करेंगे हेल्प, तो आपको हेल्प ओके। बट लोग ये भी कह देते हैं कि थायराइड वगैरह की वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है एंड वो करेगा। कम नहीं हो पाएगा, बट इस चीज को भी तो कंट्रोल किया जा सकता होगा। बिल्कुल, थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम्म। एंड अगेन, थायराइड हार्मोन कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं आप? टाइम टू टाइम खाना खाने से। ओके। अगर आप बहुत देर भूखे रहेंगे तो थायराइड ग्लैंड कहती है कि यार मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं है, चलो मैं सो जाती हूँ। तो टाइम टू टाइम आप खाना खाइए, अपनी सर्काडियन रिदम को ठीक रखिए, हम्म। मतलब रात में सूरज ढल गया, इट्स एन इंडिकेशन फॉर योर बॉडी थ्रू योर आई रिसेप्टर्स दैट इट्स टाइम टू स्लीप। तो ओके। आप सो जाइए, सुबह सूरज उगा है, अगेन अच्छा। आई रिसेप्टर्स आर टेलिंग यू टू वेक अप, डोंट कीप लाइंग इन द बेड। बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, चलते फिरते रहिए, काम करते रहिए, बैठे बैठे एक जगह बैठे बैठे डे ड्रीमिंग ना करें, तो यस। थायराइड ग्लैंड अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और योगा में तो बहुत सारे आसन हैं, अपने पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी ओवरीज को एक्टिवेट करने के लिए, अपने थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए। तो योगा प्रैक्टिस जरूर करिए और रोज हम्म। करिए, किसी अच्छे गुरु के साथ करिए जो आपको गाइड भी कर सके। आजकल एक बहुत ही कॉमन चीज है, एक डिजीज जो कि फीमेल्स में यूजुअली देखने को मिलती है और ये कहा भी जाता है कि आउट ऑफ 10 एक इंसान को जरूर वो डिजीज होती है, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। और बहुत लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है,
फील एक्सट्रीम पेन और वो डायग्नोज ही नहीं करवा पाते हैं डॉक्टर्स से, तो आप उससे रिलेटेड कुछ बताना चाहें? एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है, पहले तो वो समझते हैं। हमारा जो यूट्रस है उसके अंदर लाइनिंग बनती है हर महीने, हम्म। और अगर इंसान प्रेग्नेंट नहीं होता है तो वो लाइनिंग हम शेड ऑफ कर देते हैं पीरियड्स के फॉर्म में। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि वो लाइनिंग जो यूट्रस के बाहर आपके एब्डोमिनल एरिया में कहीं भी ग्रो करनी शुरू हो गई, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो और ये लाइनिंग जो है ये बहुत ही क्विक प्रोलिफरेशन वाली होती है, क्योंकि इस लाइनिंग का काम है बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट करना, उसको नरिश करना, और इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो ये शरीर में यूट्रस के बाहर कहीं भी अगर ग्रो करेगी तो ये उतनी ही स्पीड पे ग्रो करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि ये यूट्रस के बाहर है तो ये पीरियड्स के टाइम निकलती नहीं है। और इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं बॉडी में, वेरी पेनफुल पीरियड्स, वेरी हैवी पीरियड। तो सबसे पहले तो टाइमली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स में आपको एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है, थोड़ा बहुत पेन ठीक है, सबको होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल यूट्रस भी एक मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो थोड़ा बहुत पेन सबको होगा। लेकिन अगर एक्सक्रूशिएटिंग डेबिलिटेटिंग पेन होता है कि आप एकदम लगता है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती पूरे दिन, मुझे उठने में बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए और इस इश्यू को डायग्नोज करिए। जितनी जल्दी इसको डायग्नोज करेंगे उतना ही अंदर कम स्प्रेड होगा, और जितना कम स्प्रेड होगा उतनी ही ज्यादा आसानी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमारे दिमाग में कि हम पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज करें या ना करें। यस। पीरियड्स के टाइम पे जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो कोई भी ऐसी मूवमेंट ना करें जिसमें आपका यूट्रस इन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम हिप ब्रिज करते हैं, लेट के हिप को उठाते हैं, यूट्रस आपका ऊपर जा रहा है हार्ट से। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज जो है, ये ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीटली चिपके हुए हैं, इनके बीच में स्पेस है। तो वहां से फिर वो जो यूट्रस में आपके जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो जब बैकवर्ड आएगा आपके एब्डोमिनल कैविटी में, तो वही ब्लड से फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस होती है। तो इसलिए कभी भी इन्वर्टेड आसन जो है वो पीरियड्स के टाइम पे नहीं करने चाहिए। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिसमें आपको इन्वर्टेड पोजीशन लेनी पड़ रही है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बट जैसे आप बॉलीवुड स्टार्स की बात कर लो, तो दे डू एक्सरसाइज। आपने अनुष्का शर्मा की फोटो वायरल होते हुए देखा था, नेहा धूपिया एंड एवरीवन, दे डू एक्सरसाइज एंड एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं वो लोग ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए सजेस्ट करना चाहें, इज इट गुड और बैड? प्रेगनेंसी इज नॉट अ हैंडीकैप। या। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, आपके लिए अच्छी है, आपके बच्चे के लिए अच्छी है, लेकिन प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नॉट अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू एक्सपेरिमेंट, राइट? तो अगर आप सेडेंट्री लाइफ जीते आ रहे हैं अभी तक, एक्सरसाइज के नाम पे आप सिर्फ वॉक कर पाते हैं, तो आप प्रेगनेंसी में भी वॉक ही कंटिन्यू करिए। ओके, लेकिन अगर आप पावर लिफ्टर है, दूसरा एक्सट्रीम हो गया, आप पावर लिफ्टर है, आप तो 200 किलो उठा सकते हैं, तो प्रेगनेंसी में आपको एक्सरसाइज छोड़ने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। ऑब्वियसली आप अगर लेट्स से अगर आप योगा करते हैं रेगुलरली, तो आप ऐसे आसन नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में जिन पे आपको पेट पे लेटना हो। इट्स मोर ऑफ अ कॉमन सेंस, है ना? अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर जा रहा है और एकदम ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेना एकदम ही मुश्किल हो जा रहा है, वो मत करिए। बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो नहीं, बिकॉज द बेबी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो ना करें। जो एथलीट्स हैं, उनका तो ऑलरेडी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अच्छा ट्रेंड होता है, तो अगर प्रेगनेंसी में रनिंग भी कर रहे हैं उनको नहीं फर्क पड़ेगा। बट अगर एक एट द सेम टाइम देयर इज अ वुमन जो कभी नहीं भागी है अपने लाइफ में और वो प्रेगनेंसी में भाग रही है कि नहीं मैं तो इंस्पायर्ड बाय अनुष्का शर्मा और व्हाटएवर, तो तब फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक्सरसाइज करना जरूरी है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में करें। आप एकदम बेसिक इजी प्रीनेटल योगा करें, वॉक्स पे जाएं, नहीं तो फिर क्या होता है कि आजकल प्रेगनेंसी में डायबिटीज भी बहुत कॉमन हो गई है। जो लोग बिल्कुल ही सेडेंट्री हो जाते हैं, उनको फिर ये सब इश्यूज होते हैं, और फिर डायबिटीज से फिर बच्चे पे भी इफेक्ट आता है। एग्जैक्टली। मतलब हो सकता है कि उसमें भी वो प्रॉब्लम्स फेस हो जाए तो आगे बहुत ज्यादा चल के। वेट गेन भी कर लेते हैं बच्चे ना, ओके। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाए तो और भी ओके। बहुत इश्यूज होते हैं। तो इट्स बेटर टू मैनेज योर वेट,
बहुत ज्यादा वेट ना पुट ऑन करें, ना अपने लिए ना बच्चे के लिए। प्रेगनेंसी में मोस्टली ये चीज बहुत कॉमन देखी है मैंने लोगों में कि उनको क्रेविंग्स बहुत होती है उस टाइम पे, कि अनइवन टाइम पे रात में 2 बजे दे आर क्रेविंग टू ईट अ पिज्जा और आइसक्रीम और समथिंग, बट वो कभी ना कभी उनकी जो हेल्थ है ना उस पर इफेक्ट डाल सकती है, कि आपने जैसे अभी बोला कि वेट गेन उनको नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा कि बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम हो उनके लिए भी हो, तो लोग इस चीज को समझने में काफी अभी भी चूक जाते हैं। क्रेविंग तो अगर आप ढंग से खाना नहीं खा रहे, ढंग से पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपको फिर उल्टी सीधी चीजों की क्रेविंग होगी। लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ क्रेविंग्स ऐसी भी होती है बिकॉज योर हार्मोन्स आर ऑल्सो चेंजिंग। तो कुछ क्रेविंग्स ऐसी भी होती हैं कि जो अनहेल्दी चीजों की नहीं होती, वो किसी अजीब सी चीज की होगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको इमली खाने का मन करता है प्रेगनेंसी में, खट्टी चीजों की क्रेविंग होती है, तो इट्स ओके टू हैव। जैसे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मुझे क्रैक्स की क्रेविंग होती थी। ओके, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स क्रैक्स की क्रेविंग, और जबकि मैं क्रैक्स खाती नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि आई डोंट ईट चिप्स एंड क्रैक्स एंड ऑल दिस, बट प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत खा लो, बट डोंट मतलब ऐसे बह मत जाओ उस क्रेविंग। बट हाँ, लोग उस चीज को बहाना बोल के, और पीरियड्स में भी सेम यही होता है कि लड़कियां दे से दैट मेरे को क्रेविंग हो रही है, मुझे कुछ खाना है, आई नीड अ चोकोलावा और आई नीड सम मैगी एंड चिप्स एंड एनीथिंग, बट हाँ वो उनके लिए भी बॉडी हार्मोनल चेंजेस से फेस कर रही होती, तो जब भी कोई भी क्रेविंग हो किसी भी चीज की, ठीक है कि पीरियड्स में भी, क्योंकि हार्मोनल जो कॉकटेल बन रहा है आपके शरीर में, वो आपको कभी कभी ड्राइव्स यू क्रेजी ऑल्सो। बट दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो हाइड्रेशन। जब भी कभी आपको क्रेविंग हो तो पहले आप ना थोड़ा 1 ग्लास 100 ml सिर्फ पानी पी लो, क्योंकि बहुत बार आपको प्यास लगी होती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, और बॉडी आपको ये बता बता के थक चुकी है कि पानी चाहिए पानी चाहिए, आपने वो सिग्नल सुना नहीं, तो अब बॉडी क्या करेगी, अब वो उसको फूड क्रेविंग की तरफ प्रोजेक्ट करेगी। तो जब भी फूड क्रेविंग हो 100 ml 150 ml पानी पी लो, एंड देन सी इफ द क्रेविंग इज स्टिल देयर। दूसरा ये होता है माइंडफुलनेस, जो अभी हम बात कर रहे थे, कि आप पहले अपने आप से सवाल पूछो कि डू आई रियली वांट टू ईट इट और व्हाट इज गोइंग ऑन। कई बार क्या होता है, हम इरिटेटेड होते हैं, तो हम फूड में कंफर्ट को ढूंढते हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो एक मोमेंटरी प्लेजर है। आप उस टाइम खा लोगे, उसको एंजॉय कर लोगे, बाद में गिल्ट भी फील होगा। तो जो एक्चुअल इश्यू था वो तो सॉल्व हुआ नहीं, उसके ऊपर से ये गिल्ट और ले लिया आपने, और जो 200-500 ग्राम वजन बढ़ना था वो एक और एडिशनल आ गया। ये मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं तो सबसे यही कहती रहती हूँ कि यार मेरा मूड खराब है, अब तो खाना ही इसको फिक्स कर सकता है। नो वन कैन ब्रीदिंग फिक्स करो, इट। जब मूड खराब हो ब्रीदिंग करो, ड्रॉ योर अटेंशन इनवर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई एम आई अपसेट, is it an external factor, is it an internal factor? If it's an external factor, तो मैं उसको कहाँ तक चेंज कर सकती हूँ? नहीं चेंज कर सकती, ओके लेट इट गो, राइट? बिकॉज जो हम चेंज नहीं कर सकते उसमें हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें और अपना वेट क्यों बढ़ाएं उसके पीछे। एग्जैक्टली। और अगर ये इंटरनल फैक्टर है, क्या मैं इसे चेंज कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स इनसाइड मी। अब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि लोगों के पास आज तो बिल्कुल ही टाइम, दे आर वेरी बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड एंड देयर वर्क लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग, वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो जिम जाना चाहते हैं, पर उनके पास टाइम ही नहीं है। स्पेशली अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो मॉर्निंग में जिम जाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, ठीक है। दे गो टू जिम आफ्टर देयर ऑफिस और एट नाइट या इन द इवनिंग, तो जिम जाने का सही टाइम है, वर्कआउट का सही टाइम क्या हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि वो शाम को जा रहे हैं पर उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो खा के जा रहे हैं सब कुछ, तो मतलब क्या सही टाइम हो सकता है? एक्चुअली ये रिसर्च मल्टीपल टाइम्स हो चुका है कि बॉडी एक्सरसाइज को बेटर कब रिस्पॉन्ड करती है, सुबह में या शाम में। सरप्राइजिंगली इसका आंसर ये है कि शाम को बॉडी बेटर रिस्पॉन्ड करती है एक्सरसाइजिंग को, क्योंकि तब तक आप ऑलरेडी पूरे दिन काम कर चुके हो, तो आप आपकी मसल्स वार्म्ड अप हैं, आप खाना खा चुके हो, पानी पी चुके हो, सो यू आर हाइड्रेटेड, यू आर इन अ वेल फेड स्टेट, मतलब आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी एक अच्छे लेवल पे है। तो ज्यादा आउटपुट शाम को दे पाते हैं लोग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सुबह एक्सरसाइज ना करें। अब सुबह जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, आप सुबह उठे, आप 8 घंटे सोए हुए हैं, तो 8 घंटे से आपने कुछ भी नहीं खाया, तो आप 8 आवर फास्टिंग स्टेट पे हैं, तो उस टाइम पे ब्लड में ग्लूकोज कम है, तो आप
एकदम से चाहे कि मेरे को बहुत एनर्जी फील हो, वो नहीं होने वाला। दैट्स अ फैक्ट, राइट? क्योंकि आप यस, फास्टिंग से, एग्जैक्टली। तो बेटर रिस्पॉन्ड बॉडी शाम को करती है, लेकिन सुबह एक्सरसाइज करने के अपने अलग फायदे होते हैं। हैविंग सेड दैट, आप कब एक्सरसाइज करें? जब आपकी लाइफ आपको टाइम देती है, राइट? बट एकदम ऐसे बहाव में नहीं बहना है कि यार आज टाइम नहीं मिल रहा। आप उसको प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि इस पूरे दिन में मेरे पास ये 20 मिनट में कहाँ निकाल सकता है। जब आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो जिम जाऊंगा तो मैं 1.5 घंटे के लिए जाऊंगा, तो वो तो नहीं होने वाला। हाँ, ये तो आपने सही कहा। तो इसलिए 20 मिनट के लिए जाओ। और माइंड को ट्रिक करना बहुत आसान होता है। आप बोलो कि चल यार 20 मिनट तो चलते हैं, 20 मिनट भी छोड़ो, आप बोलते हैं यार 10 मिनट चलते हैं, सिर्फ ट्रेडमिल चला के आ जाएंगे, कुछ नहीं होता। जब आप एक बार कोई काम शुरू कर देते हो तो उसको कंटिन्यू करना आसान होता है। तो कहते हैं ईट द फ्रॉग, मतलब जो चीज मुश्किल लग रही है उसको कर डालो, क्योंकि ब्रेन ऑल और नन पे चलता है। वो नन पे बैठा तो नन पे बैठा है। आपने इतना सा भी शुरू कर दिया, देन यू विल बी एबल टू पुल इट थ्रू। तो अपने आप को बोलो 10 मिनट जिम जाऊंगा मैं, आई जस्ट वार्म अप, ट्रेडमिल चलाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। आप वहां जाके अपने आप यू विल फील लाइक। अच्छा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, योगा या जिम? दोनों इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह, बट अगर आप, और वो क्यों कह रही हूँ मैं वो बता देती हूँ पहले। क्योंकि जब हम जिम बोलते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि हम जाके वहां वजन उठाएंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे। योगा को अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज की तरह भी देखें, योगा हैज अ मच बिगर ऑब्जेक्टिव देन दैट। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज की तरह भी देखें तो योगा कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। मतलब उसमें आप कार्डियो भी कर सकते हैं, उसमें आप मसल स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथन हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप मसल स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम कर सकते हैं, अपने डीपर इश्यूज पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि अगर आपको थायराइड इशू है या डायबिटीज है या पीसीओडी है, योगा करने का एक और फायदा ये होता है कि जब हम एक ऑलरेडी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो हम वर्कआउट से और ज्यादा कॉर्टिसोल नहीं क्रिएट करना चाहते बॉडी। तो जिम जाके वजन उठाना उस वक्त आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप और कॉर्टिसोल क्रिएट करेंगे बॉडी में। इसलिए उस वक्त आप योगा पे ज्यादा फोकस करें, अपने आप को काम करने वाली एक्सरसाइजेस करें, राइट? और जब आपको लगता है कि नहीं मैं काम हूँ, मेरे में एनर्जी है, और मसल्स को मेंटेन करके रखना तो एनीवे बहुत जरूरी होता है। तो चाहे आप वो जिम से करें योगा से। अच्छा, यू आर वेरी फिट एंड यू आर अ फिटनेस मॉडल ऑल्सो। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आया जब आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने वेट गेन कर लिया और ठीक नहीं है, तो कैसा, ऐसा कभी हुआ आपके बहुत बार होता साथ? है। ओके। तो लाइफ का क्या है ना, लाइफ कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन पे तो चलती नहीं है। जब भी आप सोचो कि हाँ यू गॉट थिंग्स अंडर कंट्रोल में, तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन गया, यस, रूटीन बन गया, तभी कुछ ना कुछ हो ऐसा जाता आ है। जाएगा कि वो रूटीन आपका टूट जाएगा। तो पहले क्या होता था कि मैं अपने वेट को चेक करके, और बहुत जल्दी मुझे लगता था अरे यार 1 किलो वजन बढ़ गया, 2 किलो वजन बढ़ गया। नाउ आई हैव स्टार्टेड नॉट रिएक्टिंग टू दैट, बिकॉज आई एम 44 नाउ। तो जब आप 40s क्रॉस करते हो, उसके बाद आप चाहो कि आपकी मेटाबॉलिज्म वो 20 साल वाली रहे, तो वो तो नहीं होने वाला। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करो, रेगुलरली करो, बिकॉज इट इज गुड फॉर यू। बट आप वेट के ऊपर फ्रेट मत करो। तो मैंने अब वो छोड़ दिया है, 40 का होने के बाद छोड़ा है। 40 का होने से पहले मेरा यही चलता रहता था कि अरे अब वजन बढ़ गया, अब क्या करना पड़ेगा, चलो थोड़े दिन ऐसा डाइट कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। बट आई थिंक एज के साथ थोड़ा विजडम आता है, एंड देन यू अंडरस्टैंड दैट वेट इज नॉट एवरीथिंग। हाउ यू आर फीलिंग मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एनर्जी है नहीं है, वो सारी चीजों पे भी ध्यान दें। ये आपने काफी अच्छा बताया, क्योंकि मॉडल्स के लिए तो स्पेशली ये चीज काफी ज्यादा एक स्ट्रेसफुल बन जाती है चीज कि भाई मेरा वेट गेन हो गया है, अब कैसी लगूंगी मैं कैमरा पे, अच्छा नहीं लगेगा, तो और ये दुनिया का चीज। तो काम ही है फीमेल्स के ऊपर डाल दो सारा प्रेशर। यस, मुझे भी यही लगता है। ये देखो तुम्हारा पेट दिख रहा है, ये देखो तुम्हारा फेस पे फैट आ गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे ठीक है यार,
अच्छा, थोड़ा सा न्यूट्रिशन, वेलनेस, इन सब चीजों से हट के मैं बात करना चाहूंगी रिलेशनशिप्स की। जो आजकल के रिलेशनशिप चल रहे हैं ना, काफी ज्यादा मेसी हैं। ये नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं कि फ्लिंग कर रहे हैं, और सिचुएशनशिप, डेलुलू, ये सारे जेंजी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो आप क्या फील करते हो उसके बारे में? आपको कैसा लगता है सुनकर? आई थिंक अगर हम माइंडफुलनेस को हर जगह लेकर आएंगे ना, तो हम्म। हमारी रिलेशनशिप्स में भी रहेगी माइंडफुलनेस। और ओके। माइंडफुलनेस का क्या मतलब है कि आप अ, सामने वाले के इमोशंस के बारे में भी माइंडफुल हो हम्म। और अपने इमोशंस के बारे में भी माइंडफुल हो। हम्म। बहुत टाइम पे क्या होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में घुस जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ये मोमेंटरी प्लेजर है, हम्म। एक्साइटमेंट है, कुछ नया हो रहा है। लेकिन हम अगर उसी चीज को थोड़ा माइंडफुली अप्रोच करें और थोड़ा सा उसको हम सोचें कि ठीक है, अभी मुझे ये ऐसा लग रहा है, हम्म। एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि नया है, यस। बट 6 months डाउन द लाइन विल इट बी द सेम फॉर मी? क्योंकि हम्म। देखो, लड़कियों की तो सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है हम्म। और लड़के भी कोई मतलब डम तो होते नहीं, राइट? या। तो हमें हमेशा पता होता है कि सामने वाला हमारे लिए सही है या नहीं, ये एक हमारे अंदर सिक्स सेंस होती है। यस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मोमेंटरी प्लेजर को उस गट फीलिंग के ऊपर चूज करते हैं, हम्म। बिकॉज वी आर नॉट माइंडफुल। हमें लगता है हाँ यार, अभी तो मजा कर लेते हैं ना, बाद में हाँ। देखते हैं। बट वो उस टाइम का मजा ये उसी केक की तरह है जो हमने चीट मील में खा तो लिया, और बाद में वजन भी बढ़ गया, गिल्ट भी आ गई। वही सब होगा फिर रिलेशनशिप में, बाद में वजन भी बढ़ेगा, गिल्ट भी आएगी। लगेगा पहले छोड़ देना चाहिए था, हाँ। या फिर आई शुड हैव टेकन मी एज अ प्रायोरिटी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। लेकिन ये जो सिचुएशनशिप वगैरह है ना, ये तो मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आती है। आपको, आपने कुछ सुना है इसके बारे में? नहीं, हम तो इससे पहले वाली जनरेशन के हैं। हमें तो ओके। वैसे ही नहीं समझ आती ओल्ड स्कूल। सिचुएशनशिप नहीं समझ आती। यस, बहुत ज्यादा मतलब फ्लिंग वगैरह चल रहा है आजकल। मतलब ठीक है, टाइम पास कर लिया, क्या जा रहा है। हाँ, तो ये टाइम पास वाला जो फंडा है ना, ये एक्चुअली लॉन्गर रन में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हम्म। वॉट एवर सेड एंड डन, वी आर ह्यूमन एंड वी यस। हैव इमोशन। तो अभी तो हम सोच रहे हैं टाइम पास, लेकिन वो फिर सूनर और लेटर इमोशनल अटैचमेंट डेवलप होती है, और जब वो डेवलप हो जाती है तो उसके बाद फिर अच्छा, एक चीज और, ये इमोशंस और फीलिंग्स होती है, ये सब तो हॉर्मोन्स का खेल होता है। अगर आप लेफ्ट की डिफिनेशन किसी से पूछो तो वो कह देगा इट्स ऑल अबाउट हार्ट, तो फीलिंग्स, कैसा आप लग रहा है, एंड दैट इमोजी, हार्ट इमोजी इज हम्म। ऑलवेज फॉर लव। तो ये चीज तो काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। बट कौन बताया कि ब्लड का काम कुछ और, मतलब हार्ट का काम कुछ और है? लव इज नॉट अ केमिकल होता। मतलब हम उसको अगर देखें तो ठीक है, हम हमें किसी के ऊपर प्यार आता है तो हम्म। ऑक्सीटोसिन बनेगा बॉडी में, किसी के प्यार से अच्छा लग रहा है, हग हम्म। मिल रहा है, लव हार्मोन, ये सब ठीक है, मैं हम्म। मानती हूँ उस बात को। लेकिन लव इज मच बियॉन्ड दैट, राइट? और लव जो है ना, वो कई फॉर्म्स में होता है, और सबसे अच्छा फॉर्म जो होता है वो अनकंडीशनल लव होता है। हम्म। और वो अनकंडीशनल लव जो है वो अपने लिए भी होना चाहिए और सामने वाले को लेकर। अपने आसपास के लोगों के लिए भी होना चाहिए। जैसे हमें लगता है कि हाँ ठीक है, मदर और चाइल्ड का रिलेशन है तो वहां पे हमें अनकंडीशनल लव मिलेगा, यस। बट वही लव हम खुद को क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों छोटी छोटी गलतियों पे अपनी खुद की ऐसी की तैसी कर देते हैं? हम मन में ऐसा सोचने लगते हैं कि ओह मैंने ये कर दिया, दिस इज सो बैड, सो टेरिबल, ऐसा वैसा वैसा, ऐसे दुनिया खत्म हो गई। यस। क्यों करते हैं हम ऐसा? अपने आप से हम अनकंडीशनल लव क्यों नहीं कर हम्म। सकते, या अपने पार्टनर से? यस। अनकंडीशनल लव का फिर ये भी मतलब है कि उसमें कोई कंडीशन नहीं है हम्म। कि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इफ यू डोंट फॉलो, आई कैन नॉट। तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी अगर जेन जी को भी अनकंडीशनल लव का फंडा समझ आ जाए। आई लाइक यू, आई जनरली जेन्युइनली लाइक यू, फील फॉर यू, लव यू, एंड दैट्स अबाउट इट। अब तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं जेलस हो रही हूँ, मैं इनसिक्योर हो रही हूँ, वो सब चीजें चली जाएंगी हम्म। इफ ये द तो, लव इज अनकंडीशनल। ये तो आपने सच कहा। एंड सेल्फ लव इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओ यस, बिकॉज व्हेन यू लव योरसेल्फ द मोस्ट, तो आप छोटी छोटी बातों से फिर वो जेलस और इनसिक्योर नहीं होते, बिकॉज यू नो योर वर्थ। या। आपको पता है कि आप उस इक्वेशन में क्या लेकर आ रहे हो, और हम्म। आप इररिप्लेसेबल, एज सिंपल एज दैट। तो अब बात आती है, जो फीमेल्स होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, या फिर आप किसी की भी बात ले लो, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो उसका रीजन मेन क्या हो सकता है, एंड उसको कंट्रोल कैसे करें? माइग्रेन डिहाइड्रेशन से बहुत ट्रिगर होता है।
अगर आपकी डाइट में इनफ सॉल्ट नहीं है तो हम्म भी ट्रिगर होगा, क्योंकि वंस अगेन डिहाइड्रेशन ही हो रहा है। जब आपके डाइट में सॉल्ट इनफ नहीं है तो बिना सॉल्ट के बॉडी पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती अच्छे से। तो सॉल्ट डेफिशिएंट है डाइट, वाटर डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट है, ये सारे केसेस में माइग्रेन होता है। और कुछ लोगों को एक वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है कि हाँ उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप उस बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि माइग्रेन का अटैक आने वाला है, जिन लोग को माइग्रेन होता है उन्हें पहले से पता लग जाता है कि हाँ इट्स गोइंग टू हैपन। तो सबसे पहले तो अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें कि वो ब्राइट लाइट है, या फिर वो डिहाइड्रेशन है, एक्सट्रीम फटीग है, लैक ऑफ स्लीप है। ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करिए, उनको लिख लीजिए एक जगह कि हाँ ये चीजों से मुझे माइग्रेन ट्रिगर होता है, और फिर उन चीजों को कैसे डील करना है। जैसे आपको पता है कि मुझे ब्राइट लाइट से माइग्रेन ट्रिगर होता है, अपने पास हमेशा एक बहुत ही डार्क पेयर ऑफ सनग्लासेस कैरी करिए। ब्राइट लाइट है, सनग्लासेस पहनिए। गर्मी से ट्रिगर हो रहा है, कैरी अ हैट, कैरी सनग्लासेस, कैरी लॉट्स ऑफ वाटर विद यू। And a lot of times, just by drinking salted water, you can माइग्रेन को आप शुरू होने से रोक सकते हो। पानी में नमक मिलाया, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम सॉल्ट से फिर डिहाइड्रेशन होगा। थोड़ा सा नमक सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलाया, उसको पी लिया, दैट विल रिहाइड्रेट यू, और फिर उससे माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड बहुत सारी ब्रीदिंग होती है योगा में जो स्पेशली माइग्रेन में हेल्प करती है। जैसे शीतली ब्रीदिंग है, अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है और हीट की वजह से ट्रिगर होने वाला माइग्रेन, तो आप शीतली ब्रीदिंग करेंगे, उसमें मुंह से सांस लेनी होती है, जैसे हम स्ट्रॉ से कोई भी ड्रिंक पीते हैं ऐसे सांस लेनी होती है। तो उससे क्या होगा, आपको अंदर से एक बहुत ही कूल एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगेगा, और नाक से सांस छोड़नी। तो शीतली ब्रीदिंग करिए। अगर आपको फटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीजों से माइग्रेन हो रहा है तो सिंपल नाड़ी शोधन, मतलब 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, 5 सेकंड होल्ड। बट जो जैसे अब आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई है, तो कुछ आप ऐसा बताना चाहेंगी जो सर्दियों के टाइम पे लोग कर सकते हैं अपने आप को कोल्ड कफ और इन सब चीजों से बचाने के लिए? हाँ, सबसे पहले तो जल नीति सबको सीख लेनी चाहिए। जल नीति बहुत आसान होती है। मेरा बेटा आई थिंक जब 6-7 साल का था तभी तो मैंने उसको जल नीति सिखा दी। तो जब भी आपको स्पेशली कोल्ड वेदर में, क्योंकि कोल्ड वेदर बहुत ड्राई होता है, तो क्या होता है अंदर से भी वो ड्राइनेस क्रिएट करता है, और फिर जो एलर्जन है और बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, उनको चिपकने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो आप क्या करिए, आप लूक वार्म वाटर लीजिए, जल नीति पॉट खरीद लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है आसानी से। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, नाक में एक साइड लगाएंगे, दूसरी साइड से वो पूरा वॉश ऑफ होता है। तो दोनों साइड से आप जल नीति करिए। उसके बाद नाक में हल्का हल्का उंगली पे रब करके देसी घी लगा लीजिए, ताकि आपकी नॉस्ट्रिल्स अंदर से ड्राई ना हो। जल नीति करने के बाद इमीडिएटली हमको कपालभाति ब्रीदिंग करनी होती है। इसमें हम एब्डोमेन से सांस छोड़ते हैं शार्पली, ताकि अंदर फंसा हुआ अगर कोई पानी है तो वो बाहर निकल जाए। राइट, तो इट्स लाइक इस तरह से आप ब्रीथ करें। तो जल नीति के बाद आप कपालभाति ब्रीदिंग करिए। और एट द सेम टाइम कपालभाति ब्रीदिंग जो है वो आप कभी भी खाली पेट पे कर सकते हैं। और वो कफ एंड कोल्ड में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उससे पूरा खुल जाता है आपके साइनस। और बॉडी में हीट भी जनरेट करती है। आजकल बहुत लोगों को कॉमन हो गया साइनस की प्रॉब्लम, तो उनके लिए कुछ ऐसा यही सेम यही जल तीनों नीति चीजें। साइनसाइटिस के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। उसको नेजल रिंस कह के अंग्रेजों ने बेचना शुरू किया तो सबने खरीद लिया लेकिन हम बहुत सालों से करते आए हैं जल नीति। मैंने आपकी प्रोफाइल जब मैं चेकआउट कर रही थी तो मैंने देखा उसमें CWO रेजिलेंसी प्रोग्राम के बारे में, और आप उसकी मेंबर भी हैं। तो वो क्या है, मतलब आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें? तो एक CWA जो मेरी डेजिग्नेशन है उसका फुल फॉर्म है चीफ वेलनेस ऑफिसर। ओके। और रेजिलेंसी प्रोग्राम जो है वो एक 360 डिग्री वर्क प्लेस बर्नआउट मैनेजमेंट सोल्यूशन। ओके। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम काम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, चाहे हम ऑफिस नहीं भी जाते, स्कूल जाते हैं, हम स्कूल भी नहीं जाते, हम घर पे भी रहते हैं, तो घर पे भी हम काम तो करते ही हैं। तो वो घर हमारा वर्क प्लेस बन जाता है, और हर जगह पे हर इंसान के कुछ सेट ऑफ ट्रिगर्स होते हैं जिससे उनको स्ट्रेस आता है, या एंग्जाइटी होती है, या पैनिक अटैक्स आते हैं, या डिप्रेसिव फीलिंग्स आती है। तो आप उन चीजों को कैसे टैकल करें,
उसके लिए हमने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है रेजिलियंसी प्रोग्राम। और रेजिलियंसी प्रोग्राम का जो सबसे यूनिक बात है वो ये कि हम सिर्फ ऐप में बिलीव नहीं करते। हमें लगता है कि ह्यूमन बर्नआउट, ह्यूमन स्ट्रेस को दूर करने के लिए ऐप के साथ साथ इंसान के साथ इंटरेक्शन होना भी जरूरी है। इसलिए हम अपने सोल्यूशन को बोलते हैं हाईटेक हाई टच सोल्यूशन। तो हाईटेक में तो हमारी ऐप आ गई जहाँ पे हमारे पास एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस है जिससे हम बता देंगे कि आपका स्ट्रेस किस हद तक पहुंचा हुआ है। और फिर अकॉर्डिंगली ऐप आपको बताएगी कि आपको उसे मैनेज करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशन जरूरी है। और क्योंकि ये एक 360 डिग्री सोल्यूशन है तो इसमें हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, क्योंकि खाने का तो डायरेक्ट कोरिलेशन होता है स्ट्रेस के साथ। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। सिर्फ बात करने से ही कई बार आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। और वेलनेस कोच तो मैं हुई। अगर आपको कोई भी फिजिकल या इमोशनल वेलनेस के रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस चाहिए देन आई एम देयर। और इसमें एक और यूनिक चीज़ है वो ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी टेस्ट करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज को बर्नआउट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए जेंडर इक्वालिटी नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, यू ट्रीट अ सर्टेन जेंडर अनफेयरली, दूसरे जेंडर के लिए इट्स अ बैड थिंग ना कि यार मैं उतना ही काम कर रहा हूँ बट मुझे इक्वल अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। तो उसको स्ट्रेस डिमोटिवेट होगा, बर्नआउट फील होगा कि यार मेहनत करने पे फल तो नहीं मिल रहा, या आपके रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन अच्छे नहीं है। बंदा काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है लेकिन आप रिवॉर्ड ही नहीं करते अपने एम्प्लॉयज को। तो हम ये सारी चीजें भी बताते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो इट वर्क्स बोथ वे कि इंडिविजुअल को क्या क्या इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या इश्यूज हैं, एंड देन वी सॉल्व एवरीथिंग बिकॉज वी हैव अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। एंड वंस एवरीथिंग इज सॉल्व obviously it becomes a good workplace, productivity increase होती है। But this is a very good initiative कि मतलब you are working on mental health of people and it's very tough now and people don't talk about it, so it is a very good thing. But what do you think, how much mental health is important in one's life? mental health is the most important, क्योंकि अगर आप मेंटली एक अच्छे स्पेस में नहीं है तो आप फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रख ही नहीं सकते, राइट। तो फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिजिकल, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो आप फिजिकली फिट होंगे। अच्छा, वन क्वेश्चन इज दैट कि जो हाउस वाइफ्स होती है ना, उनके लिए लोग सोचते हैं कि ये तो घर में रहती है, क्या ही काम करती है, मतलब जो भी है थोड़ा बहुत करना, एंड उनको लगता है कि उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनका मेंटल हेल्थ इज ऑलवेज फाइन। तो ये एक बहुत ही पेट्रियार्की सोच है मुझे लगता है। तो आप लोग उसको कैसे डील करते हैं इफ समवन इज कमिंग टू यू और यू आर डूइंग दैट? तो लाइक आई सेड कि हमारे पास साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उस पे हम जब किसी भी इंसान का बर्नआउट मेजर करते हैं तो वो 4 पैरामीटर्स पे बर्नआउट मेजर होता है। एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, फटीग एंड नेगेटिविटी, राइट। तो एंथुजियाज्म और मोटिवेशन जो है वो दोनों पॉजिटिव फैक्टर है। अगर आपकी लाइफ में एंथुजियाज्म नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं बट यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, राइट। कोई भी छोटी सी भी एंथुजियाज्म हो तो वो इंसान को एक अच्छे जोन में रखती है। मोटिवेशन, आपके पास घर का सारा काम है, आपको करना है, लेकिन कोई रिकग्निशन नहीं है उस काम की। तो अगर रिकग्निशन नहीं है तो फिर मोटिवेशन भी कम होगा ना, कि मैं तो कर रही हूँ काम, कोई रिकग्नाइज, आई एम लाइक इनविजिबल। फटीग, नेगेटिविटी, आपके पास इतना काम है कि आप थक जाते हैं। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी कब बिल्डअप होती है? लाइक आई सेड, अगर रिकग्निशन नहीं है या फिर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है फैमिली में, हर एक काम आप कर रहे हैं, घर में कोई आ रहा है पानी भी आप दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं ऐसे स्कूल से आके जूते फेंक दे रहे हैं वो भी आप उठा रहे हैं, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी ना कि भाई मेरा, देन व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं कि हम ये चारों पैरामीटर्स मेजर करते हैं एंड देन वी सजेस्ट कि आप इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी एंथुजियाज्म ठीक हो जाए, अगर आप मोटिवेटेड फील करें लाइफ में, अगर आप फटीग का मैनेज कैसे करना है, कैसे थकान दूर करनी है, नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है, अगर आपको पता है और ये सब आप कर सकते हैं एक्सरसाइजिंग के थ्रू, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन के थ्रू, अब अच्छी डाइट लेके, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं।
तो हम ये पैरामीटर्स आपके बेटर कर देते हैं और आपका जो बर्नआउट है वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि Okay. हम आपके घर जाके आपके पति और बच्चे को तो नहीं सुधार सकते, Yes, exactly. लेकिन हम आपको हथियार दे सकते हैं कि आप खुद से अपनी लाइफ सुधार लें. दैट्स हाउ वी डू इट. Very good initiative. I appreciate and I think कि आप और grow करो इस चीज को. Thank you. That would be very nice. We need the blessings because we are a startup. ओके. सो दीपिका जी, आपसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा एंड आपके थॉट्स और आपकी जो बातें हैं ना, उन्होंने मुझे तो बहुत इंस्पायर किया है. पर मैं जाते जाते आपसे बस एक चीज पूछना चाहूंगी और हमारे व्यूअर्स के भी मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि वो अपनी लाइफ में चीजों को कैसे बैलेंस करें. और अगर जो यूजर्स हमारे या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एक फिटनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लेके आए, तो वो कैसे करें उस चीज को, मतलब कुछ आप टिप्स देना चाहें. सबसे पहले तो टुडे इज द डे टू स्टार्ट. ओके. ऑलवेज टेल योरसेल्फ इट इज नेवर टुमारो, क्योंकि आप कहोगे मैं कल चला जाऊंगा जिम, मैं कल से शुरू कर लूंगा योगा. कल तो कभी नहीं आता है. यस. सो टुडे इज द डे टू स्टार्ट, नंबर 1. सेकेंडली, जो मैंने आपको बोला कि आप कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास जब 1 घंटा होगा तब मैं अपनी फिटनेस पे काम करूंगा. हम अपने रेजिलियंसी प्रोग्राम में भी बंडलिंग टेक्निक का यूज करते हैं. बंडलिंग का क्या मतलब है कि आप बंडलिंग या स्टैकिंग बोलते हैं इसको. ओके. आपके पास एक एग्जिस्टिंग हैबिट है, जैसे कि सुबह ब्रश करना. हम सब लोग करते हैं सुबह ब्रश, है ना. हम उस एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई हेल्दी हैबिट को स्टैक कर दें या बंडल कर दें. ओके. तो इसका मतलब कि मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरी लेग स्ट्रॉन्गर हो, तो मैं सुबह जब ब्रश कर रही हूँ ना, तो ब्रश करते करते क्यों ना मैं साथ साथ 20 स्क्वाट्स कर लूँ, है ना. सिमिलरली हम सबको पता है कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे, हम लंच करेंगे. हाँ. तो हम उसके साथ एक हेल्दी हैबिट क्यों नहीं जोड़ लेते, जैसे कि मैं लंच के बाद 20 मिनट वॉक करूंगा, या चलो 10 मिनट करूंगा. मान लिया कि लंच में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, पर मैं 10 मिनट वॉक करूंगा लंच के बाद. मैं डिनर के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा, या मैं डिनर के पहले आई मेक श्योर दैट आई सिट विद माय फैमिली एंड आई टॉक टू एवरीवन, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है, उससे भी तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है. तो आप स्टैकिंग से शुरू करिए अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स. देखिए कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो आप रोज करते आए हैं चीजें बचपन से, और उनके साथ एक एक अच्छी हैबिट आप अटैच कर लीजिए, एंड देन यू सी हाउ इट बिकम्स मच इजियर फॉर यू. बैठ के टीवी देख रहे हैं, अच्छी हैबिट नहीं है पर देख रहे हैं. Yes. तो टीवी देखते देखते थोड़ी एक्सरसाइज कर ली. फॉर एग्जांपल नेक रोटेशंस कर लिए, शोल्डर रोटेशंस कर लिए, थोड़ा बैक का स्ट्रेच कर लिया, अपवर्ड डॉग कर लिया, वज्रासन में बैठ के टीवी देख लिया, ऐसे आधे लेट के देखने के लिए. या मतलब बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब Very आप important. टाइम मैनेजमेंट और एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. मैं जेन्युइनली बता रही हूँ दैट आई फेल्ट सो गुड कि आपसे मैंने बात करी और काफी अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर. मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा. आई रियली थैंक यू लव सो द मच. एनर्जी यू हैव. आई रियली लव द एनर्जी ऑफ द टीम. नाइस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड केजे टॉक्स के साथ दोबारा काम करेंगे श्योर. श्योर. देखते हैं. थैंक यू सो मच. और ऐसे ही तमाम अच्छे इंफॉर्मेटिव और वेलनेस रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर, कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस पर. थैंक यू सो मच.